तो हम लोग रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काफी टर्म पढ़ चुके थे, आज क्वेश्चन भी करेंगे, उसके थ्रू समझेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है इसमें, कल ग्राफ भी देखे थे, तो हम लोग देखे थे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर रिंग है और कंडक्टिंग रिंग है, इस पे चार्ज दिया गया है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज टोटल, तो इसके आउटर सरफेस पर ऐसे हो जाता है, और इसके सेंटर से सम डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, और ऐसे रिंग है सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है, वहां से ये एक्स डिस्टेंस पर स्पेस में कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू लिखते हैं जो टोटल इस पे चार्ज होता है, एक्स देते हैं और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2 लिखते हैं। ये पता है, आप पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कल ये सब देखे भी थे। तो हम लोग ग्राफ भी खींचे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगा, इसके एक्सिस पर r/√2 पर, और इधर भी होगा, लेकिन वो निगेटिव ऐसे स्लोप ऐसे जाएगा, निगेटिव कर्व जाएगा, मैं निगेटिव होकर के नीचे से इधर ऊपर से जा रहा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का r के साथ ग्राफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ जो भी है उसके एक्सिस सेंटर से जो डिस्टेंस का ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा, जब वेक्टर बोलेगा तब कल वाला ग्राफ खींचना है। अब आज मैं पढ़ाऊंगा कि कहेगा कि ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचना है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ ग्राफ खींचना है। तो आपको बताया भी था मैग्नीट्यूड से अब मतलब है, डायरेक्शन से अब लेना देना हम लोगों को नहीं है। मतलब कल भी देखे थे, ये रिंग है तो पास करता, सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है, तो यहाँ से सम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट यहाँ पर कुछ होगा, तो इधर भी वही होगा, अमाउंट की बात हो रहा है ना। डायरेक्शन छोड़ दीजिए, यहाँ पर डायरेक्शन इधर, यहाँ पर डायरेक्शन इधर, कल बता दिया हूँ। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में खूब पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले ना, मतलब डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल अमाउंट की बात करेंगे। और अमाउंट आप भी जानते हैं, ये रिंग है, ये इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। तो अमाउंट तो दोनों साइड में क्या होगा, मतलब सेम होगा, एक्स डिस्टेंस इधर, एक्स डिस्टेंस इधर, है ना। जिधर इधर जितना जैसे वेरिएशन होगा, इधर भी वैसे ही वेरिएशन होगा, अमाउंट की बात करें तो। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचेंगे वर्सेस एक्स के साथ। एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग, और बोर्ड पर कैसे दिखाऊंगा आप ऐसे समझ लेना, रिंग है, ठीक है, यही सिलेबस में पढ़ना है। और इसके सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है, उसके एक्सिस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को आता, फाइंड आउट करना होता है। कल परसों से पढ़ रहे हैं कि ये होता है एक्सप्रेशन। चलो, तो अब ग्राफ जब खींचेंगे, ग्राफ जब खींचेंगे तो ऐसे ग्राफ आता है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और याद रखना मैग्नीट्यूड ऐसे कर दे रहा हूं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ग्राफ कैसे आता था, जो पॉजिटिव वाला कल बताए थे ना, यहां पर भी जीरो, इंफिनिटी पर भी जीरो, ऐसे ग्राफ आता है, ऐसे ग्राफ इसका आता है, ठीक है। ये इंफिनिटी साइड में है एक्स का वैल्यू जैसे जैसे, और यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता था, जब एक्स का वैल्यू r/√2 होता था। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर भी पहले नीचे से जाता था ना, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और यहाँ पर मैक्सिमम होता था एक्स का वैल्यू कितना, -r/√2 पर, और यहाँ पर भी उतना ही होगा, थोड़ा सा ऐसे हो गया है। मतलब ये जो लोब होगा दोनों साइड में क्या करेगा, यहाँ पर ई मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी इधर r/√2 पर और इधर -r/√2 पर, है ना। तो सेम आएगा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा आपका ग्राफ, ओके। आज जब इलेक्ट्रिक फील्ड का, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ पूछे तो यही लोब उलट जाता है, कल वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा आपका, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ ये ग्राफ होगा। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं रिंग के केस में इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस, इधर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर भी उतना ही होगा, है ना। डायरेक्शन चूंकि हटा दिए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचा जा रहा है, ठीक है। तो जैसा लोब ऐसे आएगा वैसा ही इस साइड में भी आएगा, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट
याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स पूछे तो कल वाला ग्राफ खींचना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ आए तो ये ऑप्शन में मारना है। ये आया हुआ है नीट में क्वेश्चन, IIT जेईई में भी आया हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आएगा उसको देखते हैं हम लोग। तो चलो, तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है, आपको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि कहेगा कि एक रिंग है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है, कंडक्टिंग रिंग है, इसके आउटर सरफेस पर आ जाएगा ये चार्ज, कहेगा आपसे कभी कभी कि ये सेंटर है, इससे x डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, उस पे फोर्स कितना लगेगा। इसके सेंटर से ऐसे रिंग है, इस पे चार्ज दिया गया है, आउटर सरफेस पर आ जाएगा, इसके सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है, यहाँ से इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, यहाँ पर बोला गया है एक मान लेते हैं निगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया गया, निगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया गया, तो जिस समय प्लेस किया गया है उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पर, उसी समय t इज इक्वल टू 0 पर कितना फोर्स का अमाउंट होगा ये बता देना है। तो यहां से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लो, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन बाहर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जानते हो कितना होता है, अमाउंट लिख दो 1/4πε0, है ना, ये Q है, कैपिटल Q ले रहा हूं क्योंकि ये स्मॉल Q यहाँ, 1/4πε0 Q x, और बटा में क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और r ये लेते हैं ना रेडियस ऑफ द रिंग, प्लस r स्क्वायर के पावर में क्या होता है आपका 3/2 होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो इतना होगा रिंग के कारण, और डायरेक्शन इधर होगा। उसी समय यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया गया, उसी समय, और उसी समय बहुत मैकेनिक्स, बहुत मैं आप लोगों को काइनेमेटिक्स बहुत महीन तरीके से पढ़ाया हूँ, जिस समय यहाँ पर अब देखो इस रिंग चार्ज के कारण स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और अमाउंट इतना है, एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर एक निगेटिव चार्ज ले जाकर के प्लेस कर दिए, टेस्ट चार्ज मानो, कुछ भी हम समझाने के लिए ही बोल रहा हूं। तो यहाँ पर जब निगेटिव चार्ज जाके प्लेस करेंगे इसके एक्सिस पर, उसी समय कितना फोर्स लगेगा ये बताना है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अमाउंट भी इतना है, अमाउंट भी पता है, डायरेक्शन भी इधर है, और निगेटिव चार्ज को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स भी लगाएगा, पढ़ाया भी हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, फील्ड के अपोजिट में लगेगा, मतलब ये निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। अब डायरेक्शन जब पता हो गया तो एफ का वैल्यू कितना होगा क्यू, अब साइन नहीं दो, इसका जो प्लेस किए हैं उसका अमाउंट क्यू, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो लिख दो, मतलब इतने अमाउंट का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एग्जिस्ट कर रहा है और निगेटिव चार्ज यहाँ प्लेस करेंगे तो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट में लगता है, तो इधर लग जाएगा, अब डायरेक्शन पता हो गया, फोर्स इधर लग जाएगा, अब अमाउंट कितना होगा तो क्यू ई हो जाएगा, अमाउंट लिखो तो साइन मत दो, क्यू और ई का वैल्यू इतना पता है इस पॉइंट पर, और चार्ज का अमाउंट पता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स का अमाउंट हो जाएगा और इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। उसी समय की बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे घसक गया तब नहीं, जैसे रखे उसी समय फोर्स, है ना, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, अमाउंट, डायरेक्शन पता हो गया, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा, ये Q लिख देंगे, यहाँ पर जो चार्ज प्लेस किए हैं, और इस रिंग के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिख देंगे यहाँ पर, तो Q और E के जगह कितना हो जाएगा 1/4πε0 QX बटा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना, मतलब इतने अमाउंट का फोर्स इस निगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में लगेगा जब यहाँ पर स्पेस में इसके एक्सिस पर, रिंग के एक्सिस पर चार्ज प्लेस करेंगे तब, उसी समय की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फोर्स लगेगा अगर इधर टहल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ इस रिलेशनशिप से चेंज हो रहा है ना, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये सब नहीं लगा सकते, मतलब मैं समझाने के लिए अभी एक पॉइंट लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन से आपका सामना होना है। अगर रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है तो रिंग दे देगा, और आप भी जानते हैं उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में पढ़ना है वो जानते हैं,
और उसके बाद आपसे क्वेश्चन मिला मिला पूछना स्टार्ट करेगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हवा बह रहा है इसीलिए हिल रहा है थोड़ा बहुत। चलो, तो इसको अभी मिटा दे रहा हूं और एक शानदार क्वेश्चन बनाता हूं, उसको देखना। इसको मिटा दूं, चलो। और ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी मेन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, जब हम लोग केस डिस्कस कर रहे थे रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मैं बताया था सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इन्फिनिटी पे भी 0 होता है। जब सेंटर के आसपास किस रिलेशनशिप से इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2, इस रिलेशनशिप से चेंज होता है। थोड़ा दूर और ज्यादा जाते हैं तो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगता है रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज सब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेंटर पर 0, इन्फिनिटी पर 0, सेंटर के नजदीक उसके एक्सिस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2, इस रिलेशनशिप से चेंज होता है। और थोड़ा और ज्यादा दूर चले जाते हैं सेंटर से तो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है। पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है उस टाइप से रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव करता है। और लास्ट में जब चले जाते हैं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, क्योंकि पॉइंट चार्ज का जो फील्ड आता है उसी में एक्स का वैल्यू 0 इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। कब, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और कल पूरा डिटेल इसको बताया था। तो चलो, अब उसी टाइप से क्वेश्चन आता है आपको, तो पहले स्मॉल एक क्वेश्चन देते हैं। चलो, जैसे खूब अच्छा से देखना, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है और यहां पर थोड़ा सा गैप काट दिया। गैप बहुत कम है, अब देखने के लिए ज्यादा गैप दिख रहा है, बहुत स्मॉल गैप है, इनफाइनाइटेसिमल, ये स्मॉल गैप है बहुत। तो ये ऐसे, ठीक है। चलो, तो बहुत स्मॉल गैप है तो इसको 2πr मान भी सकते हैं रफ आइडिया लेने के लिए। अभी देखना क्वेश्चन कैसे आएगा। इस पे चार्ज दे दिया गया है, ऐसे दिया हुआ है फोटो में, चार्ज इस पे दे दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, अंदर में फोटो में लिखा हुआ था चार्ज, लेकिन इसके आउटर सरफेस पर आ जाएगा। ये कंडक्टिंग रिंग है, हल्का सा गैप है, तो इसको मोटा मोटी आप एक रिंग मान सकते हैं। चलो, तो कहा है ये रिंग ऑफ चार्ज विथ रेडियस दिया हुआ है। इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, 0.5 मीटर इसका रेडियस दिया हुआ है। और बोला है कि है जे 0.002 पाई एम गैप। ये जो गैप का जो वैल्यू है, इसको अगर डी कुछ बोल दे, गैप का जो वैल्यू है, गैप का जो वैल्यू है, इसकी इसका जो डिस्टेंस है गैप का, वो दिया हुआ है 0.002 पाई मीटर दिया हुआ है। ये मीटर है, याद रखना, मीटर दिया हुआ है। इफ द रिंग कैरीज ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। अच्छा, ये टोटल चार्ज जो रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ये दिया हुआ है 1 + 1 कूलम। आप याद रखना 1 कूलम बहुत लार्ज चार्ज होता है, आपको माइक्रो कूलम में ज्यादातर पढ़ना है। 1 कूलम का टोटल इस पे चार्ज रिंग पे दिया हुआ है, इसलिए 1 कूलम दिया हुआ है, सहूलियत के लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, ओके, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको। सेंटर ये हो गया, इसीलिए रिंग ऐसे बनाया। क्वेश्चन अब फिर से बता दे रहा हूं। बोला है ये एक तरीका, इसका रेडियस क्या है रिंग का, 0.5 मीटर। इस रिंग पे चार्ज दिया गया है +1 कूलम। ओके, एक छोटा सा यहाँ गैप दे दिया गया है, गैप का अमाउंट दे दिया गया है। गैप कितने का है, 0.02 पाई मीटर दिया हुआ है। और बोल दिया है कि रिंग के सेंटर पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता देना है। बताओगे कैसे बनेगा, थोड़ा सा रफ आइडिया, 2 मिनट टाइम देता हूं। बोलो कुछ। देखो, कल मैं जब बता रहा था कि लीनियर, जब इसका डेरिवेशन कर रहा था तो मैं बोला था कि अच्छा देखो, अगर ये गैप भर दें तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो। अगर ये गैप भर दूं, ऐसा समझो
कि ये रिंग कंप्लीट रहता, गैप हो जाता, तो सेंटर पर कितना रहता इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अभी तो बोला हूं स्टेटमेंट जीरो हो जाता। अगर ये गैप भरा रहता, एनालिटिकल मेथड भी बताया था, फॉर्मूला से भी बताया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती। तो अगर इसमें गैप, अगर इतने लेंथ का अगर गैप यहाँ भर दें, उस पर चार्ज दे दें, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो कब होता है, कंप्लीट रिंग के कारण। अब हल्का सा गैप कर दिया, गैप कर दिया मतलब इसी के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ऐसा समझो, मान लेते हैं कहीं से पानी आ रहा है, अब भर दे रहे हैं, अब कहेंगे उसके बाद पानी ही नहीं आ रहा है, मतलब वो जो गैपिंग है उसी के कारण ना जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि अगर कंप्लीट ये रिंग रहता तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता, जीरो। आप तो फेमस लाइन पढ़े हुए हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इधर जैसा एलिमेंट होगा छोटा सा, वैसा इधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा छोटा सा, तो इसके कारण इधर कैंसिल कर देता। यहाँ के केस में क्या है कि इतने ही गैपिंग अगर इस साइड में लें तो देखो इधर गैप नहीं है, इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इसके गैप के बराबर इसके इस साइड में जो गैपिंग होगा वही यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करा देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैप रहता तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करता। मतलब एकदम अच्छा हो गया कि इस गैप ही के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, है ना, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर इसमें भर देते तो ये यहाँ छोटा सा टुकड़ा लिए थे जो डेरिवेशन कर रहा था कि ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, छोटा सा लेंथ, छोटा सा चार्ज होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता। क्यों, क्योंकि आपको पॉजिटिव चार्ज है, तो ऊपर भी रहता तो इसको बैलेंस कर लेता, और ऊपर है नहीं तो नेट यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। बाकी सबको बैलेंस करने के लिए टुकड़ा है, क्योंकि इधर टुकड़ा लेंगे इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इधर भी है, इसको बैलेंस कर लेगा, मतलब सब बैलेंस हो जाएगा। ये वाला बस गैप बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब इस गैप के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही हो जाएगा, है ना। अगर यहीं पर टुकड़ा भर देते तो ये जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण ये वाला इसको इधर बैलेंस कर लेता है, तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। क्या पता चल रहा है कि इस गैप के बराबर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वही तो होगा। देखो कितना सिंपल बन गया, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका लेंथ है आपका दे दिया है, डी ए लेंथ बोल दे रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए, 0.002 पाई मीटर है ना। और यहाँ पर चार्ज रखा गया है, छोटा सा चार्ज, और यहाँ से कैपिटल आर डिस्टेंस पर ये सेंटर है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और अमाउंट कितना हो जाएगा बोलो, अमाउंट जो भी डी हो जाएगा, डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, पॉइंट चार्ज का फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और बताया था डीए लेंथ पर चार्ज निकालने के लिए कि इसको डी क्यू बोलते हैं। डी क्यू कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज पॉइंट चार्ज, एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। तो डी क्यू का वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है आपको, लेमडा में उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा, और छोटा सा चार्ज छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेगा, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यू के जगह डी क्यू, और बटा में क्या हो जाएगा, ये आर डिस्टेंस है कि नहीं, आर स्क्वायर हो जाएगा अमाउंट, और डायरेक्शन इधर हो जाएगा। डायरेक्शन पूछा ही नहीं है आपसे, अमाउंट पूछा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना ही होगा। अब आपका काम बन रहा है डी क्यू का वैल्यू निकाल देना। डीएल आपको पता है, गैप का वैल्यू लेमडा बस निकाल देना है। लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पढ़ाया भी हूं, है ना। तो लेमडा कैसे निकालते थे, यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है, और इसके केस में डिराइव कर रहा था तो लेमडा का कंसेप्ट बताया था, क्योंकि लेंथ पे चार्ज होता है। इस गैप बहुत कम होता है तो मोटा मोटी 2 पाई आर इसको मान लीजिए, क्योंकि 1 कूलम का चार्ज इस पे दिया हुआ है, तो ऐसे लिख लेना 2 पाई आर पे कितना चार्ज, 1 कूलम का चार्ज, है ना। क्यू चार्ज को 1 कूलम बोला है, प्लस तो यूनिट पर कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर, तो यही लेमडा हो जाता है यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है लेमडा। देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो लेमडा कांस्टेंट। जब लेमडा कांस्टेंट होता है उस केस में चार्ज निकालने के लिए, छोटा सा लेंथ हो या बड़ा सा लेंथ हो, छोटा सा लेंथ पर चार्ज निकालने के लिए
है ना। क्या हो जाएगा, लेमडा से उसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज निकल जाएगा। तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो। लेमडा का वैल्यू 1/2πr है और लेंथ का वैल्यू डीएल है। डीएल का वैल्यू कितना, 0.002 पाई मीटर है। कितना आसान है। तो ये डी क्यू के जगह पुट कर देना है ना। डी क्यू के जगह पुट, नीचे में आर स्क्वायर, काम खत्म, क्लास काम। तो देखते हैं इसको मिटा दूं। चलो, तो यहीं पर लिख दे रहा हूं 1/4πε0 को 9 × 10⁹ डी क्यू के जगह ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूं 1/2πr 0.002 पाई, और बटा में क्या हो जाएगा आपका, देखो तुम, बटा में कितना है, r² है, यही है कि नहीं। ठीक है, नीचे में r², इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, आ जाएगा आपका। तो देखो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, और इसको कैलकुलेट कर लो 9 × 10⁹ 0.002, और नीचे में कितना हो जाएगा 2r³ हो जाएगा, है ना। बस इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, आप देख लेना। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके बता दो। तो अगर 1000 से ऊपर नीचे कर दें तो कितना हो जाएगा, बोलो तुम, 9 × 10⁹ है ना। और ये क्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, नीचे में क्या जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, और यहाँ r³ हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू लिख दे रहा हूं आपको। तो 9 × 10⁹, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और बटा में क्या कर देना है, ये देखो 2 × 10⁻3, और यहाँ r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 972 हो जाएगा। तो 2 × 10⁹ हो जाएगा, है ना। और बटा में कितना हो जाएगा 2 × 10⁻3, तो ये कट जाएगा 10⁻6, ये 2 तो 72 × 10⁻6 आ गया, है ना। मतलब आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना आ रहा है 72 × 10⁻6 आ रहा है। आपका जो आंसर दिया हुआ है 10⁻7 में, तो 10 से ऊपर नीचे कर देंगे तो ये 7.2 × 10⁻7, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम। यही आंसर दिया हुआ है, यही आंसर आपको दिया हुआ है। तो एकदम आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये अगर गैप भर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इसी गैप पर जो चार्ज है उसके कारण जो यहाँ पर फील्ड होगा वही नेट फील्ड हो जाएगा। तो हम इससे नेट फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके कारण जो फील्ड, तो इसको पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करवा देंगे। पॉइंट चार्ज के लिए क्योंकि स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेंथ पर स्मॉल चार्ज, तो डी क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लेमडा से उसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ पता है, लेमडा का वैल्यू आ गया, लेमडा से लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो चार्ज निकल जाएगा 1/4πε0 क्यू के जगह डी क्यू और बटा में r²। कितना सिंपल है, ठीक है। बस कैलकुलेशन, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। एक अगर आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो एक लाइन में ये बन जाए। ठीक है, पॉइंट चार्ज का फील्ड लिख देना है यहाँ पर, है ना। स्मॉल लेंथ पर स्मॉल चार्ज 1/4πε0 क्यू के जगह डी क्यू बटा में r², और डी क्यू का वैल्यू लेमडा से लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और लेमडा कैसे निकालेंगे, 2πr पे 1 कूलम का चार्ज, तो यूनिट पर कितना, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको, ये IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, और नीट का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन खूब आता आपको है। तो इसको मिटा दूं, अब एक एसएचएम का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। तो एसएचएम का क्वेश्चन होता है इस टाइप से, जैसे क्वेश्चन है इसमें,
चलो, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं आपको, एसएचएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस टाइप से आता है। जैसे यहाँ पर एक रिंग दे देगा, जैसे ऐसे दे दिया रिंग, मान लेते हैं ऐसे रिंग दे दिया आपको, थोड़ा अच्छा से बना लो, या ऐसे लिख दे रहा हूं, ये रिंग है, ठीक है, इस पे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, तो इसके आउटर सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, इसके एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, नजदीक के पॉइंट पर, नजदीक के पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 QX, और बटा में क्या हो जाता है, x² + r² के पावर में 3/2 होता है, ठीक है। चलो, अब आपसे पूछा है कि r जो है मच ग्रेटर देन x है, मतलब r का वैल्यू अगर 100 सेंटीमीटर है तो x का जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर से भी कम है, मतलब इसके सेंटर से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है वो बहुत कम है, R का वैल्यू बहुत ज्यादा है। और याद रखना एसएचएम का कंसेप्ट तब होता है जब किसी पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाता है, तब लार्ज डिस्प्लेसमेंट के केस में एसएचएम का फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, या टाइम पीरियड का निकालें या फ्रीक्वेंसी का, है ना, उसके मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा जो ट्रेवल करेगा, मतलब इसके सेंटर से हल्का सा, मतलब इधर और हल्का सा इधर, इसके अबाउट अगर करता है तब लार्ज डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तब एसएचएम नहीं होगा। इसीलिए कंडीशन ज्यादा जरूरी है कि इस केस में रेडियस का जो वैल्यू है, जो सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं वो कम है और रेडियस ज्यादा है। अब बताओ, जब रेडियस ज्यादा है, एक्स कम है, तो खूब पढ़े हैं मैथ में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x² + r² किस में कन्वर्ट हो जाएगा, r² में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। मतलब इस सेंटर से पास करता हुआ जो रिंग का एक्सिस है, इसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा QX, और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x तो खत्म कर सकते हैं, यहाँ पर r² है, अब पावर में 3/2 है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/4πε0, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा QX, और बटा में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर r³ हो जाएगा। मतलब बड़ा शानदार आ गया कि रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है, अगर जो पी पॉइंट ले एकदम इसके सेंटर के आसपास हो, नजदीक हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा 1/4πε0 QX बटा r³ हो जाएगा। कितना शानदार है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, दूसरा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है r मच ग्रेटर देन x, मतलब रेडियस ज्यादा ले लिया हूं और x कम लिया हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब बोला गया क्वेश्चन में, आपको बोलेगा कि अब देखिए कि ये नजदीक के सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है, उसके नजदीक ये है x डिस्टेंस दूर, लेकिन बहुत नजदीक ये पॉइंट होंगे, उन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इतना है। अब बोला जा रहा है कि एक निगेटिव चार्ज है -q, और उसका मास है m, यहां से x डिस्टेंस पे रख दिया गया। खूब शानदार तरीका से देखो, इसको मिटा आप दे रहा हूं, ये वैल्यू बताना हमको। अब आपको क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, और ये IIT JEE का क्वेश्चन है, नीट का भी क्वेश्चन है, बोर्ड में खूब आता है, तो पूरा एसएचएम का भी रफ आइडिया कुछ देता हूं। जब भी टाइम पीरियड पूछे ना तो ऐसे निकालना, ये आपका रिंग है, ठीक है, और नजदीक के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, इसका जो एक्सिस है, अब थोड़ा दूर ही बना दे रहा हूं, अपना नजदीक समझना, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिए जिस पे चार्ज -q, और जिसका मास m है, और इस पे चार्ज क्या दिए हैं, +q दिए हैं। तो अभी देखे हैं इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होता है। अच्छा, इतना होता है, और डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर होगा। यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया गया। याद रखना है ये जो x है मच लेस देन r है, r मतलब रेडियस ऑफ द रिंग, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस डायरेक्शन में है, और
यहाँ पर जब निगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे जिसका मास m है, इस पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जानते हैं फोर्स लगेगा तो इसको इधर एक्सेलरेट करवा देगा, बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो इस पे फोर्स लग जाएगी तो फोर्स इधर आएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते सेंटर पर आते आते, सेंटर पर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फोर्स भी जीरो। जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेकिन स्पीड के कारण ये आगे बढ़ जाएगा। आगे जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आगे जैसे बढ़ेगा अब इलेक्ट्रिक इस रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, निगेटिव चार्ज का फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और धीरे धीरे रिटार्ड करेगी, बॉडी रुक जाएगी और इसके अबाउट क्या करेगी, एसएचएम करेगी। तो जब एसएचएम पार्टिकल ये कर रही होगी तो उस समय टाइम पीरियड बताना होता है। तो बड़ा शानदार चीज है। तो टाइम पीरियड जब भी पूछे ना तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर जिस समय रखे हो ना उस समय नेट फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स बाय मास से एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन जानते हो, काइनेमेटिक्स पढ़ाया हूँ, एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट कर दो। आज सर्कुलर मोशन में ओमेगा का भी कंसेप्ट बताया हूँ, ओमेगा का वैल्यू 2π/t होता है, पुट कर दो टाइम पीरियड आ जाएगा, देखना। तो चलो, तो अगर देख रहे हो जब इस टाइप से फोर्स लगे ऐसे ऐसे करे, मतलब रेस्टोरिंग फोर्स होता है। रेस्टोरिंग फोर्स मतलब जैसे मान लेते हैं कोई बिजनेस कर रहे हैं, टाइम तो थोड़ा कम है, और आपको कोई चढ़ा दिया कि इसमें 1 करोड़ रुपया लगा दीजिए, आपको आदत नहीं है तो आप तेरे बार सोचेंगे कि पैसा लगाऊं ना लगाऊं, आप फिर रिवर्स मार देते हैं। मतलब रेस्टोरिंग कहने का मतलब ये अपने लिमिट को क्रॉस करना नहीं चाहता है, मतलब इस पे एक फोर्स लगता है जो उसको वो सोचेगा कि 1 करोड़ लगाऊं कहीं डूब जाए, है ना। लेकिन जिसको आदत है तो, लेकिन इस केस में क्या होता है, ये अपने ये कंट्रोल में रहता है, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ आने के बाद जब इधर जा रहा है तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, मतलब इसको रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन, देख रहे हो इधर जब आ जाएगा, देखो स्पीड के कारण जब इधर जाएगा तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है लेकिन फोर्स इधर है ना। जब इधर जब आएगा तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर है, फोर्स इधर है, तो रिटार्ड करेगी, जाते जाते रुक जाएगी, है ना। फिर यहां से इधर जब जा रही होगी उस समय डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर, जाते जाते रुक जाएगी, रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो ये करना रहता है। तो यहाँ पर जब प्लेस किए हैं तो नेट फोर्स निकालो, रेस्टोरिंग फोर्स होगा, है ना। तो रेस्टोरिंग फोर्स को निगेटिव से दिखाते हैं, तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसके कारण लिख दो 1/4πε0 Q, और Qx ये लिख देंगे, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका R³ हो जाएगा, है ना, और इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। रेस्टोरिंग फोर्स है निगेटिव साइन के साथ, है ना। तो फोर्स का वैल्यू ये आ गया। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर जैसे पुट किए हैं, एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन का वैल्यू फोर्स बाई मास होता है। फोर्स का वैल्यू कितना, इतना -1/4πε0 Qx, और ये Q हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा आपका R³ हो जाएगा, और मास यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो एसएचएम जब पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ पर देख लो एक्सेलरेशन को -ω² से इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है कितना आ रहा है आपको, -QQ, और बटा में क्या है 4πε0 mR³ है, और यहाँ पर x है। अब इक्वेट करोगे, देखो x से ये है तो ω² के जगह कितना, ये टर्म है कि नहीं, तो ω² के जगह कितना आ गया QQ, और बटा में 4πε0 mR³ आ गया कि नहीं, बोलो। अब क्या कर देना है, सर्कुलर मोशन पढ़ाया हूं, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, इसको क्या लिखते हैं 2π/t लिखते हैं, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा QQ, और बटा में 4πε0 mR³ हो जाएगा। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो 2π/t, और ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर में, बोलो QQ, और बटा में क्या हो जाएगा 4πε0 mR³ हो जाएगा। अब इसको उलट दो, ऐसे कर दो, तो यहाँ लिख दे रहा हूं, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो। इधर t/2π, इसको उल्टेंगे तो इसको भी तो उलटेंगे, रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, बोलो 4πε0 mR³, और बटा में क्या हो जाएगा Q, और Q हो जाएगा, और t का वैल्यू आ जाएगा 2π√4πε0 mR³, और बटा में QQ हो जाएगा। कभी कभी यहीं पर आंसर कर सकते हैं, लेकिन 2π को कभी कभी
अंदर भी कर देता है, तो अंदर करेंगे तो ये 4 होगा, ये पाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो तुम, 4 चौका 16, ये हो जाएगा पाई क्यूब, अब साइलेन नोट एम आर क्यूब, और बटा में क्या हो जाएगा आपका क्यू क्यू हो जाएगा, है ना। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रही है तो उसका टाइम पीरियड ये होगा। टाइम पीरियड बोला जाता है यहां से यहां आना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, उसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताया भी था, स्मॉलेस्ट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन सर्कुलर मोशन में, वही है। कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम है तो उसका ये हो जाएगा, है ना। तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, है ना, तो एक टाइम पीरियड हो जाता है, वही टाइम पीरियड का वैल्यू ये आ गया। तो कितना और याद रखना एसएचएम का कंडीशन तब फुलफिल होता है जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है ना, जहां पर नेट फोर्स 0 है, यहां से इधर उधर जाए लेकिन एक्स का वैल्यू बहुत कम हो, तब लार्ज डिस्प्लेसमेंट अगर होगा वो एसएचएम का कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। तो देखो ऐसा भी करते हैं, जहां पर नेट फोर्स 0 है थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स बाई मास से एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट करते हैं, और ओमेगा स्क्वायर के जगह जो टर्म है वो लिख देते हैं, ओमेगा के जगह 2 पाई बाई टी, और टी का वैल्यू आ जाता है। तो इतना ही तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके।